नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हमने 2026 कैसा जाएगा इसे लेके बहुत से पॉडकास्ट किए, लेकिन एक चेहरा जिसे आपने बहुत पसंद किया वो आज मेरे साथ पॉडकास्ट में दोबारा से हैं। इसके पहले उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई, जैसे बंगाल इलेक्शन को लेके, ममता बनर्जी के न सिर्फ हार को लेके बल्कि उनका राजनीतिक करियर ढलान की तरफ है, ये सारी बातें। इसके अलावा 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के बीच में भारत के लिए बहुत मुश्किल समय होगा, ये भी भविष्यवाणी की गई थी और वो हमने देखा भी कि कैसे हॉर्मूज के बंद होने के चलते सभी परेशान रहे, आम आदमी भी, सरकार भी। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषी मनीषा आहूजा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू शालिनी। आज वैसे तो टॉपिक मुझे लगता है क्योंकि विश्व में क्या होगा, भारत में क्या होगा, ये सभी जानना ही चाहते हैं, लेकिन इन सारी बातों की शुरुआत हम अगर ऐसे करें कि शनि वक्री हो रहा है, और शनि जब वक्री होता है तो ज्योतिष के जो गलियारे रहते हैं, ज्योतिषियों की जो बातें रहती हैं, उसमें गर्मी एक बार फिर से बढ़ जाती है। तो इस गर्मी पर चर्चा करना, शनि का वक्री होना कितना अहम है देश और दुनिया के लिए, शुरुआत फिर आज उसके साथ कीजिए। लार्ज प्लैनेट्स जैसे कि शनि या बृहस्पति जब वक्री और मार्गी होते हैं तो इवेंट्स के फ्रक्टिफाई होने का समय आता है। ये सिर्फ वक्री होने पर नहीं होता, जब एक लार्ज प्लैनेट वक्री से मार्गी होता है ये तब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शनि जो है वो 27 जुलाई 2026 से वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 11 दिसंबर 26 में मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, ये मीन राशि में ये फिनोमेना आपको दिखेगा। और ये एक प्रिंसिपल है, मैंने आप ही के चैनल पे ये पिछली बार भी और 1-2 बार मैं ये कोट कर चुकी हूँ कि बृहस्पति का अतिचारी होना और शनि का वक्री होना, ये जियोपॉलिटिकल जो आपका एरिया है, इसमें बहुत कंट्रीज़ एंड उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम लाता है, और जहाँ वॉर की स्थिति बनी होती है ये ट्रिगर कर देगा उसको। अब ईरान को ही आप देखें, इसमें मैं भविष्यवाणी तो आपके साथ अलग से डिस्कस करने वाली हूँ, मगर अगर हम इसको समझें तो ईरान को ही अगर हम देखें तो फिर से आप देखेंगे कि प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। कर्क लग्न की कुंडली और शनि मीन में वक्री और अष्टम भाव का प्रभाव ले लेंगे एक्वेरियस का, जो कि कैंसर लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव है। तो फिर से आप देखेंगे कि ईरान सुर्खियों में आ जाएगा और फिर से थोड़ा एक विस्फोट वहाँ, और यहाँ पर थोड़ा नहीं, मतलब विस्फोट आपको फिर से दिखेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक अ ट्रिगर पॉइंट, जिसे हम कहते हैं लड़ाई का एक ट्रिगर पॉइंट। फिर से इमोशंस विल रन हाई और फिर से इजराइल ईरान, उधर से यूएस की सपोर्ट, यूएस ईरान, ये फिर से अब एक पुश एंड पुल, एक टग ऑफ वॉर की तरह फिर से चलेगा इस वक्री शनि में। ठीक है, अब जब हम एक प्लैनेट को वक्री देखते हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं शनि वक्री हुआ तो क्या डिफरेंस है, और बृहस्पति एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। जब एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट वक्री होता है तो उसके बेनिफिशियंस में कमी आती है। जब एक मैलेफिक प्लैनेट वक्री होता है तो उसके मैलिफिशियंस में बढ़त होती है। अब शनि अगर वक्री है तो जो मैलिफिशियंस है या जो परेशानी के मुद्दे हैं, मतलब वो और ज़्यादा रौद्र उग्र हो जाएगा, उग्र इफेक्ट आएगा उसका। अब ये इंडिविजुअल कुंडलियों में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, बृहस्पति के वक्री मार्गी होने से जो उसकी बेनिफिक इफेक्ट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी। जितना वो मतलब आपको दे सकता है, वो मार्गी होने पर जो दे सकता है वो वक्री होने पर उसमें रोक लग जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है, एक बेनिफिक और एक मैलेफिक प्लैनेट के वक्री होने में। वक्री प्लैनेट ऑल द मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मैलिफिशियंस हो जाता है। ठीक है, अब क्या जब प्लैनेट वक्री होता है तो उसे हम कैसे देखेंगे? प्लैनेट वक्री होता है तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, माने इट्स लाइक स्टेशनरी। उसके बाद आपको उसकी मूवमेंट दिखेगी अक्रॉस नक्षत्रास, पीछे की तरफ मुड़ेगा। अब जैसे शनि को ही समझें
तो 17 मई 2026 से शनि ने रेवती नक्षत्र में, जो कि आखिरी नक्षत्र है 27 में, जो आखिरी थर्ड ट्रायड का आखिरी नक्षत्र है रेवती, बुध का नक्षत्र, उसमें शनि ने प्रवेश किया था। ठीक है, अब 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। ठीक है, और वक्री होने के बाद 9 अक्टूबर को फिर से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब ये एक मूवमेंट चलती रहेगी और उसके बाद फिर से फरवरी में रेवती नक्षत्र में फाइनल प्रवेश होगा पाइसिस का, वो लास्ट नक्षत्र है, और फिर 31 मई को फाइनली मीन राशि से शनि निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको एक और बात बताई। मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि कब वक्री हो रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कब मार्गी हो रहा है। जब मार्गी होते हैं लार्ज प्लैनेट्स, और उस समय बुध को भी हमें समझना पड़ता है, मंगल को भी। अर्थक्वेक्स, लार्ज अर्थक्वेक्स कब आते हैं? बड़े प्लैनेट्स के वक्री मार्गी होने के समय, और बुध भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थक्वेक्स में। ठीक है, इस बात को पक्ष कुंडलियाँ हम अलग से ज़रूर बनाते हैं, पर यहाँ पर ये एक प्रिंसिपल है कि वेरी लार्ज कैटास्ट्रफीज जब हम स्टडी करते हैं तो कोई लार्ज प्लैनेट वक्री या मार्गी हो रहा होता है, वो जो टाइम है ना ऑफ अ शिफ्ट, लाइक अ लार्ज प्लैनेट्स कॉस्मिक शिफ्ट, वो एकदम से उथल पुथल लाता है। ये आप जाने। मैं 1 मिनट रोक के ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जो बड़े ग्रह होते हैं उनके वक्री मार्गी होने के समय हम देखते हैं भूकंप या जैसा आपने बताया वो स्थिति होती है, तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो देश कौन सा होगा? देखिए, आपको ना एक तो कूर्म चक्र है जो हम स्टडी करते हैं, मेदिनी ज्योतिष में कूर्म चक्र को भी स्टडी किया जाता है। इसमें जब हम कूर्म चक्र को स्टडी करते हैं, कूर्म चक्र पे तो हम भारत की वो लगाते हैं, स्टेट्स लगाते हैं, है ना। ये अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग रीजन्स दिखाए जाते हैं। एक तो ये पॉइंट, यहाँ से हम इसको देखते हैं। दूसरा, एक राशि संघट चक्र बनता है। अब ये बड़े फाइन पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक राशि संघट चक्र बनता है, उससे भी हम लोकेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन पकड़ते हैं, ठीक है। ये दो हैं। कूर्म चक्र जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, कभी फिर चर्चा करेंगे इन राशि संघट चक्र, कूर्म चक्र पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही डिटेल्ड चक्र है, मेरे ज्योतिष गुरु राव सर, हमने इस पर रिसर्च शुरू की पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। वो कहा करते थे कि एक, उन्होंने खुद वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक ऐसे रमता जोगी होता था, वो अपने झोले में से एक निकालता होता था चक्र, और ये इंडिविजुअल चार्ट्स पे भी लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेदिनी कुंडली पे लगता है। और उस चक्र से वो आने वाली घटनाएं बताया करता था, और फिर किसी ने पकड़ा उसे और पूछा कि ये क्या निकालते, तो वो सर्वतोभद्र चक्र था। सर्वतोभद्र चक्र पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। सर्वतोभद्र चक्र पे आपको अल्फ़ाबेट्स, उनके जो मात्राएं हैं, डायरेक्शंस हैं, प्लैनेट्स वेद कैसे करेंगे एक दूसरे को, ये आपको राशि संघट चक्र में भी मिलता है। ये राशि संघट चक्र पे भी है। ये सर्वतोभद्र जो है एक बहुत ही डिटेल्ड चक्र है, इस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे अष्टक वर्ग है ना, सब लोग आपको आजकल मिलते हैं, अष्टक वर्ग के बिंदु बताते हैं, यू नो, हमने भी आपके चैनल पे, और ये राव सर की ही रिसर्च है, आप देखें तो अष्टक वर्ग पे उसके बाद लोगों ने काम किया है, वो अलग बात है। बट आप देखिए बीवी रमन की किताबें हैं अष्टक वर्ग पे, या राव सर ने लिखा है या गाइड किया है लोगों को अष्टक वर्ग पे। अब अष्टक वर्ग पे आप कहते हैं अच्छा ये राशि है भारत की जिसमें अष्टक वर्ग के बिंदु कम है, जब जब ऐसे गोचर होता तो ये होता है। ये प्रिंसिपल मैंने आप ही के चैनल पे भी शेयर किया हुआ है कि मिथुन राशि में जब शुक्र का गोचर होता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा ने अपने भिन्नाष्टक में 0 बिंदु दे रखे हैं, क्योंकि शुक्र जो है भारत की लग्न कुंडली का स्वामी है, तो जब वो मिथुन में ट्रैवल करता है विद अदर कॉम्बिनेशंस इन प्लेस, तब भारत के लिए एक नेशनल वीकनेस का समय होता है। ये उसके पीछे का रिसर्च पॉइंट है। ऐसे ही नहीं कि अब कैप्रिकॉर्न में भी भारत की कुंडली में अष्टक वर्ग के बिंदु कम है, ठीक है। तो ये जो कैप्रिकॉर्न वाली जो धुरी है, जब राहु केतु इसको पकड़ेंगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में भी कम अष्टक वर्ग हैं, तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम का पॉइंट बनता है।
मैंने ये सवाल लेकिन आपसे इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषी हमें ये कहते तो मिलते हैं कि इस समय विश्व में कहीं भूकंप आएगा, विश्व में कहीं तूफान आएगा, पर मुझे लगता है क्योंकि आप देश का नाम लेके हमेशा से सटीक भविष्यवाणी करती आई है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने व्यूवर्स को बताया था कि ईरान का नाम लेके बाकायदा आपने 2020 में ही जब बता दिया, तो मुझे लगा आप सबसे बेहतर हैं ये समझने के लिए कि भूकंप आएगा तो, आंधी तूफान आएगा तो, लेकिन धरती डोलेगी कौन से देश की ये आप कैसे निकालती हैं। तो मुझे लगा आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा कि वो जगह कैसे डिसाइड की जाती है। देखिए, इसके लिए आपको उस देश की वर्ष कुंडली, वर्षफल निकालना चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे अब इतने देश हैं, हम सब पे नहीं काम कर सकते, तो हम ऐसे 7-8 का वर्षफल निकालेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वो लोग चाहे नवरात्र मनाएं या ना मनाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हम कुंडली भारत के लिए बनाते हैं वो हम उस देश के लिए भी बनाएंगे, मगर प्लेस जो है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हम उसमें उस जगह की कैपिटल डालेंगे। अब मैं ईरान का अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा निकालती हूँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्यों? ताकि मैं ईरान का वो साल समझ सकूँ, वो मेरे पहले नवरात्र से। ये एक पॉइंट ऑफ, जैसे वर्नल इक्विनॉक्स है ना, तो ये सेलिब्रेशन है उस पॉइंट का, है ना। अब वो मेष में जब सूर्य का प्रवेश है वो वर्नल इक्विनॉक्स है हमारा, वो उनका इक्विवेलेंट यहाँ पे उनका सेम ही डेट रहता है ना। वो अपना बताएंगे इसी दिन वर्नल इक्विनॉक्स है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का वूबली मूवमेंट है, जिसको हम आयनांश की कैलकुलेशन लेते हैं, जिसके लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको उस कैलकुलेशन को लेती नहीं है, इसलिए वो आयनांश लगाती नहीं है, उनका ट्रांजिट अलग है। आप वेस्टर्न जब आप न्यूज़पेपर खोलें और पूछें अच्छा सैजिटेरियस कब है, तो वो सैजिटेरियस की जो आपको डेट बताएगा। आज हमारे पास लोग आते हैं, मैं तो सोचता था मैं सैजिटेरियस हूँ, मैंने कहा नहीं आप तो अभी स्कॉर्पियो ही हैं। ऐसा बहुत होता है क्योंकि आयनांश इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, आयनांश नहीं ली गई ध्यान में, तो वो जो ट्रांजिट है वो ट्रांजिट कहीं और लगता है, तो कुंडली अलग बन जाती है ना। ये इसलिए क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स वही 21 22 मार्च, बट आपको पता है मेष में सूर्य का प्रवेश 15 अप्रैल के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 13 to 17 अप्रैल। तो वो हमारा वो पॉइंट है, और उसी से हम निकालते हैं अपने इम्पॉर्टेंट जंक्चर्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी में जो हम देख रहे हैं, उस दिन से निकालते हैं। ठीक है ना। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की अगर हमने ईरान के लिए निकाली, डेट वही लेंगे, टाइम जब हम लेंगे वो चेंज करेगा। जब हम तेहरान को प्लेस लेंगे, तो तेहरान को प्लेस लेंगे, फिर देखेंगे कि सन और मून सेम डिग्री पे आ गए, अमावस्या का कंजंक्शन पॉइंट जो आ जाएगा वो उस लोकेशन का आपको एक साल समझाएगा। ये एक तरीका है देखने का। फिर उसके बाद वो साल कैसा रहेगा, उस साल में आपको भूमिकंप, आप चौथे घर को देखेंगे समझेंगे, पर चौथे घर में कई बार विस्फोट हो रहे होते हैं, बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं। यूक्रेन के चार्ट में दिखता है ये। अब यूक्रेन की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का मकर लग्न का ये जो चार्ट है, तो जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 10 नवंबर 2026 को, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि मंगल जो है वो किसी एक राशि में 4-5 महीने रहते हैं वक्री मार्गी होते हुए। अभी 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 मंगल सिंह राशि में रहेंगे। मकर लग्न की यूक्रेन की कुंडली के लिए सिंह जो है अष्टम भाव है, ऑलरेडी उसमें बहुत प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। मंगल का उसके अंदर गोचर करना यूक्रेन के लिए एक विस्फोटक समय है। आप फिर से युद्ध गोलाबारी, चौथा भाव आपको युद्ध गोलाबारी, उस जगह के स्थान, उसके घर, उसकी भूमि को दर्शाता है। अब कई बार जिसे हम अर्थक्वेक देख रहे हैं वो एक्चुअली एक विस्फोट ही हो गया, मगर उसमें प्लैनेट्स थोड़े से फर्क होंगे, मगर कई बार वो जजमेंट लेने के लिए थोड़ा देखना पड़ता है कि ये युद्ध से विस्फोट हो रहा है या ये अर्थक्वेक है, क्योंकि युद्ध जो है वो और घरों को इन्वॉल्व करेगा, सप्तमेश को इन्वॉल्व करेगा, द्वादशेश को इन्वॉल्व करेगा। लेकिन जो आप तारीख बता रही हैं 10 नवंबर 2026 ये मैंने यूक्रेन के लिए आपको स्पेसिफिकली बताई है। हाँ, तो ये आप जान लीजिए, तो वैसे ही ऑलमोस्ट मुझे लगता है खत्म होने के कगार अभी पे फिर है। इसमें फिर एक आवाज होने वाली है। ठीक है, अब यूक्रेन, ये मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिया। अब हम वापस आते हैं कि जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं तो एक हमने CSP का चार्ट पढ़ा, फिर हमने उस देश की, हमारे पास एक कुंडली है। अब जैसे हमारे पास ईरान की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, उस कुंडली का हम वर्षफल निकालते हैं। वर्षफल निकालने का तरीका है बर्थडे, वो तो हम इंसान का भी निकालते हैं कि भी आज आपका 21 बर्थडे है,
21st बर्थडे तो देखें आपका कैसा रहेगा साल। अब यही बात से मैं सोचती हूँ कि वो केतन अग्रवाल का किसी ने निकाला नहीं था वर्षफल, अगर निकाला होता तो पता लग जाता कि क्या होने वाला है ना। मतलब बड़ा मुझे दर्दनाक सा केस लगा, क्योंकि पर हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वर्षफल तो नहीं निकालते। हाँ, आई विश समबडी हैड गाइडेड देम, मैं यही कह सकती हूँ। और क्या कह सकती हूँ, जब विवाह होने वाला तो कुंडलियाँ मिलाई होंगी ना। हाँ। तभी यहाँ पर मैं ये भी एक पॉइंट बोलूँगी। कल भी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा हाँ हमने गुण मिलाए थे। मैंने कहा गुण मिलाना मैरिज को नहीं दिखाता। गुण मिलाने का क्या मतलब है? 27 वर के नक्षत्र हैं, 27 वधु के नक्षत्र हैं। अब आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आपको वो आप कहीं किसी भी देश काल में पैदा हुए किसी भी इंसान की जब सो देयर आर ओनली 1008 कॉम्बिनेशंस। तो मतलब 1008 टाइप्स की शादी तो नहीं है ना, वो तो उससे ज़्यादा है, इसलिए इंडिविजुअल चार्ट्स को पढ़ें। खैर वो अलग टॉपिक पर हम चले गए। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी एक छोटी सी बात जोड़ दूँ, मैं हो सकता है गलत हूँ, आप ज्योतिष के विद्वान हैं तो मेरा ये कहना ठीक तो नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कुंडली मिलान उस वक्त के लिए किया गया था जब कन्या होती थी 16 वर्ष की और लड़का होता था 18-20 वर्ष का, जब ये मालूम ही नहीं होता था कि लड़का आगे कमाएगा कितना, जब ये मालूम ही नहीं होता था कि लड़का व्यसन तो नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं है, संबंध उसके लोगों से कैसे हैं, बड़ों की इज्जत करेगा नहीं करेगा, और कन्या के विषय में लड़के वालों को नहीं मालूम होता था। अब मुझे लगता है जब दोनों मैच्योर हैं, फ़ोन पे बात हो रही है शादी के पहले, आप जानते हैं उसकी कमाई कितनी है, क्योंकि आपको मालूम है उसका रहना उठना बैठना, कपड़े ब्रांड्स क्या हैं, और सेम लड़की के बारे में उन्हें मालूम होता है, सोशल मीडिया है, 10 चीज़ें। तो अब मुझे लगता है कि वो जो 16 वर्ष की कन्या और 18 वर्ष का लड़का होता था कि भविष्य में क्या करेंगे हमें नहीं पता, तो उसके लिए कुंडली मिलान था। अब तो आप सब पहले इवन कंपैटिबिलिटी आप पहले चेक कर लेते हैं, तो मुझे लगता है उस पर और रिसर्च की शायद ज़रूरत है। नहीं, मैं इसको ये कहूँगी कि आप दो दोस्तों के बीच में भी देख सकते हैं कि वो आपस में कब लड़ेंगे, कब उनके बीच में विरोधाभास होगा, कब वो दोस्ती तेज़ होगी। ये आप दो दोस्तों के बीच में भी उनकी कुंडली के बीच में देख सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन 16 का है, कौन 18 का है, कौन 20 का है। आप एक 40 साल के दोस्त का आप उसके साथ देख सकते हैं कि अब ये जो तुम्हारा दोस्त है, आप कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक दोस्त को दूसरे ने मार दिया, धोखा दे दिया। आप दो लोगों की कुंडली देख के बता सकते हैं ये व्यक्ति क्या मेरे मानसिक प्रताड़ना का कारण बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें विवाह को छोड़ दीजिए आप, ये तो आप कुंडली मिलान भी, कुंडली मिलान एक अलग चीज है। हाँ, ये इसमें तो आप दोनों चार्ट्स को आप देख सकते हैं। ये व्यक्ति क्या इस व्यक्ति की मानसिक प्रताड़ना का कारण है, क्या इससे इसको लाभ है, क्या इससे इसको नुकसान है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो फिर आप क्यों ना एक होने वाले हस्बैंड वाइफ को देखें, आने वाली इसकी दशा इसमें कैसे दिखती है, इसकी दशा इसमें कैसे दिख रही है, आप देखेंगे ना। तो अगर मतलब इस क्या मैं व्यक्ति ये को मानूं कि ये जितनी फिर शादियां हैं उसमें कुंडली मिलान तो गुणों का तो किया गया, लेकिन वास्तव में फिर क्या नहीं किया गया? हाँ, क्योंकि तभी मैं कह रही हूँ कि गुणों का कुंडली मिलान तो कोई मिलान है ही नहीं। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये प्रताड़ना होगी नहीं होगी। आप देखेंगे, और मेरे कितने देखे हुए ऐसे लोग हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, शादियाँ चल रही हैं, गिनी के बहुत गुण मिल रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सी और चीज़ें देखी जाती हैं जब। और आपकी ये बात सही है, जिस ज़माने में वो हिसाब लगाए गए कि अगर तो ये लड़की देवगण है और ये राक्षस गण हो गया, ये नहीं चलेगा, तो सडनली माइनस हो जाएंगे पॉइंट्स। पर आज के ज़माने में ये चल जाता है, आज के ज़माने में चल जाता है। तो वो उस समय की बातें हैं जब, अब ऑफ कोर्स नाड़ी का अगर हम देखेंगे वो तो हर ज़माने में चलेगा ही चलेगा, कि भी सब दोनों की एक नाड़ी होगी तो डिजीज़ कॉमन होगा, बच्चे में आएगा। तो दैट विल सीक रेलेवेंस अक्रॉस टाइमलाइंस। बट ये कि अब जैसे कहते हैं कि अब मैं उस ज़माने में जब ये कहानी थी तब लड़कियां बाहर जाके ऐसे ऑफिसेज में बड़े बड़े पोजीशंस, मीडिया में बड़े बड़े रोल्स, पायलट्स, ये सब नहीं बन रही थी। तो वो भी एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। पर भुकुट अगर हम दोष देखते हैं, वो दोष तो स्टैंड करेगा ना। अगर 6-8-12 में चंद्रमा आ गया तो वो तो आएगा ही आएगा, उसका कोई टाइम से कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे आपकी उन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती होगी जिनका चंद्रमा, अगर आपका मिथुन का चंद्रमा है, आपकी सहेली का मिथुन का चंद्रमा है, बहुत अच्छी दोस्ती। आप कहेंगे हमारे मन मिलते हैं, जो मैं खाना चाहती हूँ वो वही खाना चाहती है, जो जगह मुझे अच्छी लगती है घूमने के लिए वो उसे अच्छी लगती है, हम दोनों एक साथ माउंटेन्स में घूमते हैं, हमें यही खाना खाना अच्छा लगता है, हमारे मन को यही बातें भाती हैं। क्यों भाती हैं? क्यों? क्योंकि आप दोनों के चंद्रमा परस्पर
कंफर्टेबली बैठे हैं। अब हम बिल्कुल मुद्दा भटक चुके हैं। हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे कि हम थंबनेल और टाइटल तो उनको ऐसा दे रहे हैं कि क्या होगा जरूर में। जरूर हम वापस ट्रैक पे आते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा है। हाँ। क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, तो अगर इन फ्यूचर हम कभी बैठ पाए तो इस मसले पे जरूर चर्चा करेंगे। इसमें शायद मैं अपना भी कुछ इनपुट दे पाऊं, प्लीज। तो इसलिए मैं और चाहती हूँ आपके तो पिता एस्ट्रोलॉजर थे और आप जानती हैं इस सब्जेक्ट को। हाँ, तो भविष्य में हम जरूर इस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन अब हम जैसी चर्चा कर रहे थे और हम आ चुके थे यूक्रेन तक, हाँ। जिसकी भविष्यवाणी आप ऑलरेडी हमें बता चुकी हैं। तो हम अब वापस क्योंकि जहाँ से शनि वक्री हो रहा है जुलाई का आखिर, वहाँ से अब शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं और बृहस्पति मार्गी होते हैं तो हमेशा देश दुनिया में उथल पुथल होती है। ठीक है, ये बात आप जानिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिर्फ शनि को वक्री नहीं सिर्फ देखेंगे, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि बृहस्पति कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद सिंह में प्रवेश करेंगे, है ना। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी बृहस्पति सिंह में रहेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी बृहस्पति सिंह में है, मंगल नवंबर से मार्च सिंह में है, तो दोनों का कंजंक्शन आ रहा है सिंह में। ठीक है, अब इसको भारत की कुंडली के लिए समझा। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट को ब्रेक करके दे रही हूँ आपको। ये पूरा 10 नवंबर टू 10 मार्च में एक डिफरेंस है। बृहस्पति 3 महीने ये कंजंक्शन बनाएंगे मार्च में। बृहस्पति भारत की कुंडली के लिए अष्टमेश है, चौथे घर में बैठेंगे। ठीक है, और सप्तमेश मंगल के साथ बैठ जाएंगे। तो ये जो सिंहासन है ना, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है फॉर वॉट एवर रीज़न। चाहे वो अपने मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे हैं, अपने कैबिनेट को चेंज कर रहे हैं, या जैसे कहते हैं जितनी सपोर्ट थी उसमें थोड़ी कमी दिखती है। मतलब एक फिर से एक पुश एंड पुल की सिचुएशन सिंहासन में दिखती है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, और मैं ये पहले भी आपके पॉडकास्ट पे कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना ये टर्म कंप्लीट करेंगे। ऐसा उनके इस साल के जन्मदिन यानी कि सितंबर के बाद एक ऐसा पीरियड शुरू होता है। अगर हम लार्जर पीरियड देखें तो ऐसा एक पीरियड सितंबर 2026 से 1.5 साल के लिए शुरू होगा। तो अगर आप इसे कहें तो हम कहेंगे सितंबर 2026 से ऑलमोस्ट अप्रैल मई 2028। ठीक है, ये जो फेज है ना, ये लार्जर फेज मैंने बताया। शुरुआत का पॉइंट ये है, पर ऐसा नहीं होता। कई बार बात शुरू होती है वो उसी टाइम फ्रक्टिफाई नहीं हो जाती है, समय लगाती है। अगर हम लार्जर फेज लें तो सितंबर 2026 से अप्रैल मई 2028 का ये जो पीरियड है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी ये कोई अच्छा पीरियड नहीं है। उनके वो खुद मतलब जब मैं क्योंकि ये कहती हूँ कि वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, और मैंने एबीपी न्यूज़ पे ये बात 2024 में अक्टूबर में उनके चैनल पे ये बात कही थी, तब कोई नहीं कह रहा था। आज तो अभी बहुत सारे लोग आपको कहेंगे हमारी में तो उनको आना ही था, तो उनके जाने की बात तो कैसे ही होती। हाँ, तो ये अब आप ये जानिए कि यहाँ पर ये खुद इस्तीफा देने वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया जाए फॉर वॉट एवर बी द रीजंस। ठीक है, तो ये एक कहानी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी या इतना घिर जाएंगे या कुछ। हाँ, तो घिर जाएंगे, फिर घिर जाने के बाद अपना हाथ या अपनी बात ऊपर रखेंगे। ये बात आप जानिए। एक होता है घिर जाना और कोई रास्ता ही ना बचना। नो, ही विल, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अगर होगा तो ससम्मान होगा। हाँ, पूर्ण। आप इस व्यक्ति को ना दबा सकते हैं, ना ऐसा कुछ प्लान करें कि वी विल मेक हिम वीक। वो व्यक्ति मतलब अपने स्वाभिमान पर इस हद तक माने कायम होंगे कि ऐसा कुछ भी हुआ तो वो अपना ही विल ससम्मान, जैसे मैं कहूँगी, अपना
निकल के एंड ही विल स्टिल रिमेन, मतलब हेड डाउन होके इस्तीफा नहीं होगा, ससम्मान कुर्सी छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये हुआ तो। मनी टर्म तो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है ऐसा। मैंने आपको बताया अगर हम एक लार्जर पीरियड लें, लार्ज आर्क लें इसकी, तो सितंबर 26 से अप्रैल में 2028 है ना, तो आपको ये कहानी दिखी जाएगी। हालांकि मुझे जब भी कोई ये कहता है तो मेरे मन में एक सवाल ये ज़रूर आता है कि क्या उसके बाद आपने, क्योंकि ये बीच में ही अगर इस्तीफा देते हैं तो उस कुर्सी पर जाहिर सी बात है कोई और आके बैठेगा, तो क्या आपने खंगालने की, टटोलने की, बाकी कुंडलियों को पढ़ने की कोशिश की? मोदी नहीं तो कौन? हाँ, उस समय कौन से चेहरे सामने आते हैं उनकी कुंडली फिर पढ़नी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते अब कोई नया ही चेहरा आ जाए जिसका आपके पास बर्थ डिटेल्स ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे फिर आज, या जिस पे चर्चा ही नहीं हो रही है, जिस पे चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, फिर वो तो ओके मौजूदा लेकिन चेहरों में कोई ऐसा जिस पे आपने कभी जिसकी कुंडली देखी हो और लगा हो? मौजूदा चेहरों में हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ, बट अभी नहीं, आगे चल के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जरूर बनेंगे और गौरक्षा का कानून इस देश में पास होगा, ये भी आप जान लीजिए। और ये मैंने आप ही के चैनल पे बोला कि 2029 का जो इलेक्शन है वो होने के बाद, वो वाला इलेक्शन 2029 का इलेक्शन होने के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ सेक्युलर नेशन, और होना भी चाहिए। हिंदू मेजॉरिटी है, कोई और कंट्री है जो हिंदू है? जहाँ पर एक भी कंट्री, वो एक कंट्री जहाँ ये सिविलाइजेशन या ये कल्चर, ये रिलीजियस आइडेंटिटी मेजॉरिटी में है, वो भी सेक्युलर हो जाए तो ध्वस्त हो जाएगी ये आइडेंटिटी भी। आप एक सिविलाइजेशनल रूइन पर खड़े होंगे फिर, क्योंकि सेक्युलर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई ना कोई इसे, वो कहते ना, ये वो शक्ति फिर कोई ना कोई इसे अपना नाम देगा। अगर आपने इसे अपना नाम नहीं दिया, अगर इस स्त्री को, इस शक्ति को आपने अपना नाम नहीं दिया, कोई और दे देगा। तो इसलिए अच्छा है ये हिंदू ही घोषित हो जाए। और वैसे भी वो देश जहाँ पर एक कम्युनिटी बहुसंख्यक है, तो वो वैसे भी जितने देश हैं वो सारे उस तरह से ही संबोधित किए जाते हैं, कोई भी उसमें सेकुलर नहीं कहलाता है। तो फिर वाई इंडिया? ना, इतने सारे इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनको सेक्युलर क्यों नहीं कर देते हैं? ठीक बात। यहाँ आके एक ही कंट्री है, एक नेपाल थी, अब वो भी नहीं रही, एक ही कंट्री है, वो इनको सेक्युलर चाहिए, पर वो जो बाकी हैं वहां पर उनको रिलीजियस आइडेंटिटी चाहिए अपनी। और आप ये जान लीजिए कि अब जो ये युद्ध होने वाला है ना, जो आपको, जिसका अब बिगुल बज ही जाएगा 29-30, मैंने आपको कहा शनि का, रोहिणी का शकट भेदन, वो पूर्ण युद्ध की स्थिति दिखाएगा। वो जो युद्ध है वो रिलीजन्स पे लड़ा जाएगा। वो इसलिए नहीं है कि वो हमारा, वो उसका जो फलक्रम, जो मेन पॉइंट है वो रिलीजन होगा। इसलिए इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, जिसमें क्रिश्चियन कंट्रीज हावी होने वाली हैं। अगले युद्ध का बेसिस ही रिलीजन है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। अब वापस आते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। 29 का चुनाव आप होने दीजिए और उसके बाद आप इसे देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि ये उस चुनाव होने के 2 महीने बाद होगा, मैंने कहा 29 का चुनाव होने के बाद। हालांकि किसी मुद्दे के ऊपर मैं, मेरी राय क्या है ये अमूमन नहीं जाहिर करती हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी, लेकिन मुझे लगता है अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये आप कह रही हैं, तो उसमें मेरी पूर्ण सहमति है। होना भी चाहिए। आप बताइए ना कि एक भी वो जगह जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, क्यों ना वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ऐसा तो नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी कंट्री इज सेक्युलर। There are so many Christian and Muslim countries and we should have at least that one Hindu country. और इसमें ये मैसेज भी कहीं नहीं है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर बाकी धर्मों को खतरा है, ऐसा नहीं है। आप वैसे ही तब भी रह रहे होगे, उतने हमारे धर्म को फिलहाल खतरा है, मैं तो ये कहूंगी। हाँ, फिलहाल तो ये आप, मैंने कहा ना, वील स्टैंड ऑन द रूइन ऑफ अ सिविलाइजेशन। देन अगर हमने, इस स्त्री को कोई अपना नाम तो जरूर देगा ना, अगर हमने नहीं दिया तो कोई और देगा। मैं आप समझ गए, ये एक मतलब बड़ा ही काउच्ड पॉइंट है, बट मैंने कही अपनी बात कि इस स्त्री को, इस शक्ति को अपना नाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक बात। और मुझे लगता है बहुत से लोग ये बात सुन के प्रसन्न होंगे और उनकी खुद की भी ये चाहत होगी, ख्वाहिश होगी कि देश हिंदू राष्ट्र बने, और होगा जिस दिन सैल्यूट टू यू, और हम पार्टी करेंगे उस दिन। देखिए, बहुत लोग हैं जो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं और उसके बाद भविष्यवाणी करते हैं, और उनका कोई ज्योतिष से लेना देना भी नहीं।
अब इससे मुझे याद आता है और मैं आपके साथ ये क्लिप भी शेयर करूँगी, आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में इसको टैग कर सकती हैं या पिन कर सकती हैं। राकेश टिकैत, वो जो फार्मर्स किसान है ना, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला, और मैं वो क्लिप भी देख रही थी कि, और कुछ समय पुराना क्लिप है, कि आप अभी कर लीजिए जो आपने करना है, जब आएगी ना भारत को मंगल के बाद राहु की दशा, तब देखना ये देश कैसे लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को समझेगा या कैसे सेक्युलर होगा और दूसरे हिंदू और सनातन धर्म कुछ नहीं रहेगा, आने दीजिए भारत को राहु की दशा। ये राकेश टिकैत, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि राहु लग्न में बैठा है भारत की कुंडली में, मंगल के बाद राहु की ही दशा आनी है ना, तो राहु की दशा आएगी, सूडो सेकुलरिज्म उठेगा। मतलब ये एक एक्चुअल कॉम्बिनेशन है कि क्योंकि राहु की दशा, राहु लग्न में बैठे हैं, तो इसलिए भी ये इतना ज़्यादा सूडो सेकुलरिज्म का प्रॉब्लम है इस देश में। सो हिज पॉइंट वाज, आने दो राहु की दशा, ये जो अभी बहुत ज़्यादा हिंदुत्व और सनातन धर्म कर रहे हो ना ये सब, मगर ऐसा होने नहीं वाला। सिर्फ ऐसे एक राहु की दशा बता दी और आपने कहा कि बस ऐसा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये बात खारिज होगी। मैंने आपको बता दिया कि 29 का इलेक्शन होगा और उसके बाद वो वाला जो, आपकी एक बात और राकेश टिकैत जी की एक बात बिल्कुल सेम है। मैंने राकेश टिकैत जी का पॉडकास्ट किया और मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात बोली, बताइए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे प्रेसिडेंट बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे भारत के, और ये पहला वाकया इस देश में होगा जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने। और ऐसा वो इसलिए करेंगे, राकेश टिकैत जी का कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को सर्वोच्च मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, और इसके पहले कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो, वो उससे भी ऊंचे मकाम पर पहुंचना चाहते हैं। ये मेरे पॉडकास्ट पे कही गई उनकी मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर वो स्वेच्छा से ये पोजीशन छोड़ते हैं और वो पोजीशन लेते हैं, ऑल द मोर गुड, ही हैज डन गुड फॉर दिस कंट्री। ये राष्ट्रपति कौन बनेगा अगर ये पूरा टर्म करेंगे? ये राष्ट्रपति किसी को बनने नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? और क्या बात होगी? तो मोदी राष्ट्रपति तो बनेंगे। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि आपकी कही हाँ, हुई एक बात, हाँ, और उनका ज्योतिष या आंकलन जो भी है, उनका, हाँ, उस हिसाब से उन्होंने ये बात बोली, ये जो दोनों की बात एक है। सही हाँ, सही, ठीक तो, है। तो ये है वक्री शनि की बात। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्री शनि होते ही, ये पीरियड आते ही ईरान वाला आपको प्रॉब्लम दिख जाएगा। अब ईरान वाला प्रॉब्लम क्या, ये सिर्फ वक्री शनि के साथ खत्म हो जाएगा? ये भी मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताऊँ। अब वक्री शनि तो होके अब खत्म हो जाएंगे, मतलब 11 दिसंबर को।